हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, हमने पढ़ा था हुम्स के बारे में, वाकाटक्स के बारे में एंड गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के बारे में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में कि उस टाइम का समाज कैसा था, और साथ ही साथ इकोनॉमी और कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द वर्ना सिस्टम बिगिंस टू गेट मॉडिफाइड ओविंग टू द प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। तो वर्ना सिस्टम में यानी कि कास्ट सिस्टम में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया था। दिस वॉज चीफली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स थे जिस वजह से कास्ट सिस्टम में चेंजेस आए थे। तो आइए वन बाय वन हम इन 3 फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला फैक्टर आता है, अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स हैड बीन असिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी प्राइमरीली एंड वर नोन एज क्षत्रियाज। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा विदेशी लोग थे, फॉरेनर्स थे, जो कि इंडियन सोसाइटी में शामिल हो गए थे और उनको क्षत्रिय कहा जाने लग गया था। तो अब देखो, भारत में अगर विदेशी लोग आएंगे तो वो लोग भी अपने कुछ ओपिनियंस देंगे। तो इस ओपिनियंस की वजह से, नए नए थॉट्स की वजह से हमारी कास्ट में, हमारी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट फैक्टर आता है, देयर वॉज अ लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू लैंड ग्रेंट्स। दी अकल्चरेटेड ट्राइब्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू द शूद्र वर्ण। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लैंड ग्रेंट्स, यानी कि ज़मीन का दान। तो ज़मीन के दान के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में शामिल हो गए थे, यानी कि ब्रह्मवादी समाज में शामिल हो गए थे। और उन शामिल हुए लोगों को कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया था? शूद्र वर्ण में। ठीक है। थर्ड फैक्टर आता है इसमें, गिल्ड्स ऑफ क्राफ्टमैन were often transformed into caste as a result of the decline of trade and urban centers and the localized character of craft। तो देखिए, इसका मतलब ये है थर्ड फैक्टर का कि व्यापार और जो सिटी है उनके ख़त्म होने की वजह से क्राफ्टमैन का जो एक ग्रुप था उसको एक जाति में कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे कि ये पूरा एक मार्केट है, ठीक है। मार्केट में रहता है यहाँ पर एक रमेश। रमेश क्या है? लोहे का काम करता है। लोहे को काम करने वाले को क्या बोला जाता है? लुहार बोला जाता है। तो इसको अभी लुहार क्यों बोला गया? क्योंकि ये लोहे का काम करता है। अगर इसका ये पूरा बिजनेस बंद हो जाए, इसका जो काम है अगर इसको हटा दिया जाए कि भाई आज से तू लोहे का काम नहीं करेगा, तब भी लोग इस रमेश को किस नाम से जानेंगे? लुहार नाम से ही जानेंगे। ठीक है। आगे जब इसके बच्चे होंगे और इसकी जनरेशन बढ़ेगी तब भी क्या बोला जाएगा कि ये तो लुहारों के हैं। ठीक है। जैसे इसका कोई ग्रैंड सन हो गया, ठीक है, तो उस ग्रैंड सन को क्या बोलेंगे कि भाई ये जो बच्चा है ये लुहारों में आता है। यानी कि जब इनका व्यापार ख़त्म हो गया था, इनके जो शहर थे वो ख़त्म हो गए थे, तो उस वजह से सभी जो क्राफ्टमैन थे उनकी एक जाति डिसाइड हो गई थी। जैसे कि सोने का काम करने वाले को क्या बोला जाता है? सुनार बोला जाता है। तो उनकी भी बाद में जाके एक जाति बन गई। और एक होते हैं कुम्हार। कुम्हार क्या करते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन जो भी बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कुम्हार बोलेंगे। लेकिन जब उनका व्यापार ही बंद हो गया था, उनका ये काम ही बंद हो गया था, फिर भी उनको कुम्हार ही बोला जाने लग गया था। तो इस वजह से ये जो प्रोफेशन था वो कन्वर्ट हो चुका था एक कास्ट में। तो इस वजह से भी वर्णा सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस देखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशल पोजीशन ऑफ द शूद्रास सीम्स टू हैव इम्प्रूव्ड इन दिस पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में शूद्रों की सामाजिक स्थिति बेहतर हो गई थी। दे वर परमिटेड टू लिसन टू द एपेक्स एंड पुराणास एंड ऑल्सो वर्शिप अ न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा। तो शूद्रास को महाकाव्य और पुराण सुनने की परमिशन दे दी गई थी। उन पे कोई भी रोक टोक नहीं थी कि वो लोग पुराण नहीं सुन सकते, वो कोई महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत ये सब नहीं सुन सकते, ऐसी कोई भी पाबंदियाँ नहीं थी। और उनको कृष्ण भगवान की पूजा करने की भी अनुमति दी गई थी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। पहले थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। Next point is, from around the 3rd century onwards, the practice of untouchability appears to have intensified and their number registered a rise। तो 3rd सेंचुरी के बाद से अनटचेबिलिटी की जो प्रथा है वो बढ़ने लग गई थी, और जो अनटचेबल पीपल थे उनकी संख्या भी राइज होने लग गई थी, यानी कि बढ़ने लग गई थी। कात्यायन, a स्मृति राइटर of the Gupta periods, was the first to use the expression अस्पृश्य to denote the untouchable। तो गुप्ता पीरियड में एक स्मृति राइटर थे जिनका नाम क्या था? कात्यायन। उन्होंने एक वर्ड
बताया अनटचेबल पीपल के लिए अस्पर्शीय। स्पर्श यानी कि जिनको हम छू सकते हैं। अगर हम इसके आगे लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम ना छू सकें। तो ये वर्ड कात्यायन ने गुप्ता पीरियड में अनटचेबल पीपल्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ वुमेन डेटियोरेटेड फर्दर, पॉलीगैमी वॉज कॉमन। तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो गिर गई थी, खराब हो गई थी, और पॉलीगैमी कॉमन हो गया था, यानी कि एक आदमी कई शादियां कर सकता है, इसको पॉलीगैमी बोला गया था। अगर एक शादी कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली मैरिजेस वर एडवोकेटेड एंड ऑफन प्री प्यूबर्टी मैरिजेस टुक प्लेस, यानी कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया गया, और जो प्री प्यूबरिटी फेज़ होता है यानी कि किशोरावस्था से पहले का जो टाइम होता है उसी में शादी कर दी जाती थी। इसका मतलब ये है, आप कॉमनली समझते हैं कि 8-10 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी, जो कि एक बचपन का ही फेज़ होता है जिसमें लड़की को इतनी जिम्मेदारियों का नहीं पता होता, तो उसी फेज़ में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती अपीयर्स इन गुप्ता टाइम इन 510 AD इन ईरान इन मध्य प्रदेश। और इसका एक इंस्क्रिप्शन भी बता रखा है जिससे हमको ये प्रूफ मिलता है कि सती प्रथा पहली बार अपीयर हो चुकी थी। दैट इज़ एग्जाम्पल के लिए है भानुगुप्ताज ईरान इंस्क्रिप्शन। तो सती प्रथा का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो 510 AD में पता चला था मध्य प्रदेश के ईरान में। और सती प्रथा में होता क्या है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उसकी चिता में जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है वुमेन वर डिनाइड एनी राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर स्त्री धन इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स, यानी कि औरतों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, केवल गहने और कपड़ों के रूप में ही उनको बस एक राइट दिया गया था। जैसे ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन में से लड़की को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा, केवल लड़के को हिस्सा दिया जाएगा। लड़की का हिस्सा क्या रहेगा, सिर्फ उसके कपड़े और उसके गहने, ज़मीन पे कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर द पैट्रनेज ऑफ गुप्ता रूलर वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। तो वैष्णव धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे, लोग विष्णु भगवान की पूजा करने लगे थे और उनके मंदिर भी बनाए जाने लग गए थे। द गॉड्स वर एक्टिवेटेड बाय देयर यूनियंस विद द रिस्पेक्टिव कॉन्सर्ट्स, thus Lakshmi got her association with Vishnu and Parvati got her association with Shiva, यानी कि देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जैसे कि लक्ष्मी माता को भगवान विष्णु के साथ और माता पार्वती को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट इज दिस वॉज द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स। तो ये जो फेज़ था वो वज्रयानिज्म और बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स का इवोल्यूशन का फेज़ था, यानी कि डेवलपमेंट का फेज़ था। नेक्स्ट है आइडल वर्शिप बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ बुद्धिज़्म फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स, यानी कि गुप्ता पीरियड में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, यानी कि मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। जैसे लोग मंदिरों में जाके भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वैसे ही वो सब गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो गया था। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ आर्ग्यूड बाय मेनी स्कॉलर्स दैट द स्टेट वाज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ लैंड। तो ऐसे कई विद्वान थे जिनका ये मानना था कि गुप्ता पीरियड में ज़मीन का मालिक केवल राज्य था। जैसे आज कोई सरकार सरकारी ज़मीन की मालिक होती है, ठीक है, और उसका उपयोग अपने नियमों के अनुसार ही करती है, यानी कि उस पर्टिकुलर ज़मीन का मालिक कौन हो गया, सरकार हो गई। तो ठीक है, उसी प्रकार गुप्ता पीरियड में अगर कोई ज़मीन है और वो सरकारी है तो उसका जो ओनर है वो क्या होगा, स्टेट होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट डिसिसिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द एक्सक्लूसिव स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड इज इन द पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्ध गुप्ता। तो जैसे कि अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, अगर कोई सरकारी प्रूफ है जो कि ये कहता है कि ज़मीन का मालिक स्टेट है, तो वही इसका प्रूफ होगा, ठीक है। इस जैसे कि अभी ये बात करी गई है स्टेट वॉज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का जो मालिक है वो कौन है, राज्य है। तो इस बात का जो प्रूफ है वो कहाँ से मिलता है, बुद्ध गुप्त के पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट वी मे क्लासीफाई लैंड अंडर द गुप्ता पीरियड इनटू 5 ग्रुप्स।
तो ज़मीन को 5 टाइप्स में बांट दिया गया था गुप्ता पीरियड में। तो पहला आता है इसमें क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि यानी कि खेती के लिए यूज़फुल ज़मीन। नेक्स्ट है खिला। खिला मतलब वेस्ट ज़मीन, ठीक है, यानी कि बंजर ज़मीन जहाँ पर कोई खेती भी नहीं हो सकती या फिर कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है वस्तु भूमि। वस्तु भूमि मतलब रहने लायक ज़मीन जहाँ पर घर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है चारागाह भूमि। चारागाह भूमि मतलब पशुओं के चरने की ज़मीन जहाँ पर घास उगाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है अप्राहत। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जंगल, पेड़ और झाड़ियाँ उगाई जाएंगी, ठीक है, यानी कि जंगल वाली ज़मीन। नेक्स्ट आता है इन दी गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे इज एविडेंट फ्रॉम दी पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता एंड मैनी अदर इंस्क्रिप्शंस। तो गुप्ता पीरियड में लैंड सर्वे का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है? पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता से। नेक्स्ट है एन ऑफिसर नेम्ड पुष्तपाल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। जैसे एक अधिकारी है जिसको पुष्तपाल कहा जाता है, उसके पास जिले की सभी लैंड्स की लेन देन का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, कितनी ज़मीन किसने दी, किसको दी, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड पुष्तपाल के पास रहेगा। जैसे कि आज के टाइम में पटवारी ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, उसी प्रकार से। नेक्स्ट है द गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया बट इन गोल्ड कंटेंट द गुप्ता कॉइन्स आर नॉट एज प्योर एज कुषाण। तो गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करे गए थे, लेकिन वो इतने प्योर नहीं थे जितने कि कुषाण के गोल्ड कॉइन्स थे। नेक्स्ट है दी गुप्ताज ऑल्सो इशूड गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर लोकल एक्सचेंज। तो गुप्ताज ने सिल्वर कॉइन्स को भी एक काफ़ी अच्छे नंबर में जारी करा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है दी गुप्ता कॉपर कॉइन्स आर वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू दोज ऑफ कुषाण विच शो दैट यूज़ ऑफ मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल। तो जो गुप्ताज के कॉपर कॉइन्स थे वो एज़ कम्पेयर टू कुषाण नंबर्स में थोड़े कम थे, ठीक है, यानी कि गुप्ता लोगों ने कॉपर कॉइन्स को ज़्यादा इशू नहीं करवाया था। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो मनी था यानी कि रुपए, मुद्राएं, उनका इतना यूज़ नहीं करा गया था कॉमन पीपल के द्वारा गुप्ता पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुप्ता पीरियड विटनेस्ड डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो गुप्ता पीरियड में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे यानी कि दूर दूर से जो व्यापार होते थे, तो वो उन सब चीज़ों में थोड़ी गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट है ट्रेड विद द रोमन एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 3rd सेंचुरी एडी। रोमन एम्पायर के साथ जो गुप्ता लोगों का व्यापार था वो 3rd सेंचुरी एडी के बाद से गिर गया था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं लाइक भाग, भोग, बाली एंड उपारिकर। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक टाइप के टैक्स थे जो लोग पे करते थे। तो इसमें पहला आता है भाग। भाग यानी कि पार्ट। किंग्स कस्टमरी शेयर ऑफ द प्रोड्यूस नॉर्मली अमाउंटिंग टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय ऑल कल्टिवेटर्स। तो जो किसान थे वो लोग फसल उगाते थे और फसल का 1/6 हिस्सा एज अ टैक्स वो राजा को देते थे। नेक्स्ट आता है भोग। भोग के बारे में पढ़ेंगे हम। पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट, फायरवुड, फ्लावर्स एट्सेट्रा विच द विलेजर्स हैज़ टू फर्निश टू किंग्स। भोग में क्या आएगा? भोग में आएगा कि जो किसान थे और जो गांव वासी थे सभी, उन सबको फल देना होता था, लकड़ियाँ देनी होती थी राजा को टैक्स के रूप में, ठीक है, फूल देने होते थे। और ऐसा भी नहीं कि एक बार दे दिया तो बस ख़त्म, ऐसा नहीं था, पीरियोडिक था, यानी कि एक इंटरवल था, जैसे कि 2 महीने में देना है, ठीक है, 2 महीने में टैक्स दे दिया, उसके फिर 2 महीने में फिर से देना है, उसके बाद 2 महीने में फिर से उनको टैक्स पे करना होगा। तो ऐसा था, ये एक पीरियोडिक सप्लाई होता था बाय द विलेजर्स। नेक्स्ट आता है इसमें बलि। बलि इज ओरिजिनली इट वॉज एन voluntary offering by the people to the king, but later it became compulsory. During the Gupta period, it seems to be an additional and oppressive tax. तो जैसे कि बलि मतलब कि पहले तो क्या था कि जो विलेजर्स थे ना, गांव वासी थे, वो लोग अपनी खुद की इच्छा से राजा को एज अ गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ देते रहते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा तो थोड़ा लालची हो गया, फिर राजा ने ये कंपलसरी कर दिया कि हाँ भाई तुम लोग को गिफ्ट लेकर आना ही पड़ेगा। अगर ये कंपलसरी कर दिया तो ये क्या हो गया, ये टैक्स ही बन गया ना,
जैसे कि कोई त्यौहार है, जैसे दिवाली आती थी, तो गाँववासी क्या सोचते थे कि चलो भाई दिवाली आ गई है, कुछ ना कुछ हम तो मिठाई बनाएंगे अपने घर पे, तो राजा को भी दे आएंगे। तो वो लोग पहले अपनी खुद की इच्छा से देते थे, बाद में राजा को लालच आ गई कि भाई ये सभी आते हैं मेरे पास गिफ्ट देने आते हैं हर त्यौहार पे। फिर उसके बाद क्या पता उन्होंने नहीं दिया हो, गाँव वासियों ने एक बार किसी त्यौहार पे नहीं दिया होगा कोई मिठाई वगैरह, तो राजा ने उसके बाद से कंपलसरी कर दिया कि भाई मेरे पास तो मिठाई आनी चाहिए। तो वो एक टाइप से टैक्स ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें उपरिकर, एन एक्स्ट्रा टैक्स लेवीड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। ये एक एक्स्ट्रा टैक्स लेता था राजा प्रजा से। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन मर्चेंट वाला पॉइंट। पहले एक बार स्क्रीन को मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो पॉइंट है इंडियन मर्चेंट्स बिगेन टू रिलाई मोर हेविली ऑन साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। यानी कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे यानी कि भारतीय व्यापारी, वो लोग साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पर ज़्यादा निर्भर हो गए थे, ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट में कुछ ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स बता रखे हैं, ठीक है। वेस्ट कोस्ट, जैसे कि ईस्ट कोस्ट में आते हैं ताम्रलिप्ति, घंटशाला और कंदुरा। ये सभी जो ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, ये नदर्न इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया से जो व्यापार है उसको संभालते थे, ठीक है। और जो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं जैसे कि बड़ौच, चौल, कल्याण और खम्बे, ये जो वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं ना, ये लोग संभालते थे मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया से व्यापार को, ठीक है। तो जो इसके बाद कल्चर बता रखा है गुप्ता पीरियड का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये आपकी स्माइली है, इसकी तरह मुस्कुराते रहो और अपना रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।